हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। जो आपका अभ्यास प्रश्न है, आज हम लोग उसके आंसर को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन को पूरे डिटेल में एक ही वीडियो में समझ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप उसे देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। बोला जा रहा है कि कुछ हमारे पास मिश्रण है, अगर उनको अलग करना होगा तो आप किस विधि का यूज करेंगे, आपको ये बताना है। तो पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी नमक, तो नमक और पानी के विलयन को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाष्पीकरण। ठीक, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग वाष्पीकरण करेंगे जल हमारा उड़ जाएगा, नमक हमारा बचा रह जाएगा। तो वाष्पीकरण मेथड में हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा भी था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, याद है आपको, NH4Cl। इसी को हम लोग, अगर याद हो आपको, तो अमोनियम क्लोराइड ये क्या है हमारा, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। और जिस भी पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाएगा उनको पृथक करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का यूज करेंगे, ऊर्ध्वपातन का। क्लियर, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वपातन विधि। सी देखते हैं, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन आयन से पृथक करने में, इंजन आयल से पृथक करने में, इसमें बोला जा रहा है कि जो धातु के, कोई भी धातु हो सकता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े अगर मान लो कोई भी इंजन ऑयल है उसमें अगर मिल गया है तो उसे अलग करने के लिए क्या यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम उसे छानेंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक, तो छानने वाली विधि से हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन डी, क्वेश्चन डी है हमारा, दही से मक्खन निकालने के लिए, आपको याद होगा। ठीक, इसमें हम लोग अपकेंद्रीकरण का यूज करते हैं, डायरेक्ट हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा भी है। जल से तेल निकालने के लिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जल क्या है हमारा, द्रव है, और तेल भी हमारा द्रव है। तो ये दोनों क्या होंगे, तेल और जल, ये आपस में कभी घुलेंगे नहीं। तो क्या होगा, ये दो अघुलनशील द्रव को पृथक करने के लिए हम लोग कौन से विधि का यूज करते थे, निस्तारण का। क्लियर, यफ देख लेते हैं, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए, ये तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग छानेंगे तो चाय पत्ती से चाय अलग हो जाएगा। ठीक, या चाय से चाय पत्ती अलग हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। देखिए, बालू में अगर लोहे की पिन मिला है तो उसे अलग करने का दो तरीका है। एक तो ये कि हम हाथ से जो है चुन चुन करके अलग कर लें। दूसरा तरीका है हम लोग एक चुंबकीय पृथक्करण का यूज कर लें। जैसे कि अगर बालू में मान लो पिन वगैरह लोहे की कुछ भी मिला हुआ है, तो अगर हम चुंबक को ले जाएंगे बालू में और हर जगह घुमाएंगे तो जहाँ जहाँ भी लोहे का कड़ होगा, कंकड़ होगा, पिन होगा, जो भी होगा उस चुंबक में चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बालू और लोहा अलग हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाथ से चुन करके या फिर मैग्नेटिक पृथक्करण यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। एफ है हमारा, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। आपको पता होगा कि जब गांव में भूसा, मतलब जब गेहूं कटता है फिर उसको मड़ाई होती है उसकी, फिर उसके बाद जब दाना निकलता है जो गेहूं का, उस गेहूं में भी भूसे मिले हुए होते हैं। ठीक, तो उनको पृथक करने के हम लोग ओसाई यूज करते हैं, ओसाई का विधि का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग हवा के सहारे धीरे धीरे ऊपर से गिराते हैं, हवा में गिराते हैं गेहूं को, और जो उसमें भूसे होते हैं वो उड़ करके कहीं और चले जाते हैं और जो हमारा गेहूं होता है वो बच जाता है। एक तो ये तरीका है कि हम लोग ओसाई विधि से अलग कर लें, या दूसरा विधि है हम लोग अवसादन विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो तरीके हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आई, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पृथक करने के लिए। आपको पता होगा, अगर हम लोग मिट्टी और पानी यानी क्या, ये कोलाइड है, और कोलाइड के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण का यूज करते हैं। क्लियर, तो अपकेंद्रीकरण से हम अलग कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा,
पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से, यानी हम पुष्प की पंखुड़ियाँ ले लें, उसे निचोड़ दें, ठीक, एकदम रगड़ के गार दें एकदम से, उसमें विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए, यानी बहुत सारे कलर को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था कि हम लोग रंगों को पृथक्करण करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी विधि का यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो आप देख लेंगे तो आई होप आपको बेहतर समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको चाय बनाना होगा तो आप क्या क्या करेंगे, मतलब किस किस स्टेप का यूज करेंगे, आपसे ये बोला जा रहा है। हालांकि आप में से सब लोग चाय तो बना ही लेते होंगे, ठीक है, तो वही चीज़ आपको बनाना है। यहाँ पे आपको जो यूज करना शब्द वो होगा विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट, घुले, अवशेष। इन्हीं सब शब्दों का यूज करके हमें चाय को बनाने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखना है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले जल को विलायक के रूप में लिया जाता है। देखिए हम लोगों ने विलायक शब्द का भी यूज कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले जल को विलायक के रूप में लिया जाता है। दूसरा स्टेप होगा चाय पत्ती, चीनी, दूध उस विलायक में विलेय के रूप में डाला जाता है। ठीक, आपको पता होगा कि अगर हम लोग चाय बनाने के बारे में बात करेंगे तो पानी जो है हमारा विलायक होगा, बाकी चाय पत्ती, चीनी, दूध ये सब हमारे विलेय हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को पानी में मिलाएंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस तरह से तैयार विलयन को कुछ समय तक गर्म करके खौलाया जाता है। ये बात सही है। इस क्रम में चीनी तथा दूध घुल जाता है, यानी घुलनशील शब्द का यूज कर दिए, तथा विलयन तैयार हो जाता है। ठीक, विलयन का भी यूज हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद उस विलयन को छननी से छान लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक विधि का भी यूज कर दिया, छनने वाली विधि की। ठीक, छानने वाली विधि का भी यूज कर दिए। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जो हमसे बोला गया, जैसे विलयन, विलायक, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट, अवशेष। ठीक, तो ये करने के बाद, छानने के बाद क्या होगा, छानने से घुलनशील मतलब अघुलनशील चाय की पत्तियां अवशेष के रूप में छन्नी पर बची रह जाती हैं। ठीक, जो हमारी अघुलनशील चाय की पत्तियां होती हैं, देखिए इसमें हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया, अघुलनशील। ठीक, तो यही सब शब्दों का यूज करना था। तो छानने से अघुलनशील चाय की पत्तियां अवशेष के रूप में बची रह जाती हैं, हम लोगों ने अवशेष शब्द का भी यूज कर दिया। तो लगभग जितने शब्द लिखे हैं हम लोगों ने उन सब का यूज कर लिया। तो छन्नी के रूप में बचा रह जाता है। आखिरी स्टेप है, इससे प्राप्त घुले यानी फिल्ट्रेट चाय के रूप में प्राप्त होता है। जब हम लोग छन्नी से छान लेते हैं तो जो हमें चाय मिलता है, हम लोग अब क्या करते हैं, उसे पीते हैं। तो इससे प्राप्त यानी छानने के बाद प्राप्त फिल्ट्रेट चाय के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिल्ट्रेट शब्द का भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमें लिखना था कि जितने भी शब्द दिए हैं लगभग सबका यूज हो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो चाय बनाने का। क्लियर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार खुद से सोच सोच करके लिखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा। तो प्रज्ञा ने क्या किया कि 3 अलग अलग घुलनशीलता वाले पदार्थ लिए उन्होंने और अलग अलग तापमान पर उन्होंने चेक किया तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। और उन्होंने क्या किया, ये एक सारणी जो है उन्होंने तैयार कर दिया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम यानी 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका हम लोग जो है 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी हम लोगों ने ये विभिन्न तापमानों पर घुलनशीलता के हिसाब से ये सारणी बनाई हुई है, इस सारणी में, इस तालिका में जो भी दिया गया है, अगर हम उसको 100 ग्राम जल में घुलाएंगे तो वो एज ए संतृप्त विलयन घुल जाएगा। ठीक,
संतृप्त विलयन क्या होता है आप लोग को पता होगा कि जब किसी हम लोग जैसे अगर बात करें चीनी और पानी की शरबत की, तो हम लोग पानी में जितना चीनी डाल सकते हैं उतना ही चीनी डालें जितना घुल सकता है, ठीक, जितनी उसकी कैपेसिटी है घुलने की, अगर उतना ही चीनी डालते हैं तो ये संतृप्त विलयन होता है, ठीक, जितना घुल सकता है उसकी क्षमता के हिसाब से। अगर उससे ज़्यादा चीनी डालते हैं तो ये अति संतृप्त हो जाता है, और अगर उससे कम चीनी डालते हैं तो असंतृप्त विलयन हो जाता है, ठीक। आपको इतना पता होगा, जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें दिया गया है टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया गया है 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन और 353 केल्विन। ये 4 अलग अलग टेम्परेचर पर इन्होंने जो है पोटेशियम नाइट्रेट को जांचा है और फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब इस तरीके से इन्होंने पूरा लिख दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम उस सारणी को देखेंगे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। एक एक वर्ड को हम लोग ध्यान से पकड़ते हैं। पहला है 50 ग्राम जल में, ठीक, 50 ग्राम जल की बात की गई है। दूसरी बात है 313 केल्विन पर, तो 313 केल्विन यानी इस वाले सिस्टम में हमें देखना है। फिर बोला गया है पोटेशियम नाइट्रेट यानी हमें ये इसमें देखना है और ये देखना है, यानी ये 62 की बात हो रही है, ठीक, इस 62 ग्राम की बात हो रही है, क्योंकि 313 केल्विन पे देखना है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट को देखना है, तो ये रहा 62 ग्राम, ठीक। क्योंकि ये जो सारणी दिया गया किस चीज़ का दिया गया है, ये दिया गया है कि 100 ग्राम जल में हम लोग कितना घोल सकते हैं, ठीक, इतने ग्राम घोल सकते हैं, तो ये 62 ग्राम क्या है हमारा दिया गया है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। आप ऐसे सोचिए कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको, हाँ क्वेश्चन में आपको पहले से बताया गया है कि 100 ग्राम जल में 62 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट 313 केल्विन पर एज ए विलय काम करेगा, यानी संतृप्त विलयन बन सकता है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम अगर हम लोग जल ले लें, 50 ग्राम अगर जल हो जाए 313 केल्विन पर ही संतृप्त विलयन बनाने के लिए अब कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो आप लोग ऐसे समझिए कि 313 केल्विन पर जो है 100 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमें पोटेशियम नाइट्रेट की 62 ग्राम की आवश्यकता थी, क्योंकि ये टेबल में दिया गया है, ठीक, और क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमसे पूछा गया जा रहा है कि 50 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है, जब 100 ग्राम था तो 62 ग्राम की आवश्यकता थी। अब हमारा जो है जल 85 ग्राम है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा विलय होगा पोटेशियम नाइट्रेट वो भी आधा हो जाएगा, तो 62/2 यानी 31 ग्राम, ठीक। आप ऐसे समझिए कि 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट जो है 62 ग्राम घुल सकता है। तो पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम जल में कितने पोटेशियम नाइट्रेट को घोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा। जैसे जल 100 ग्राम से 50 ग्राम हुआ, उसी तरीके से हमारा 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है 50 ग्राम जल में घुल जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या वह अवलोकित करेगी, तो उसे क्या पता चलेगा, स्पष्ट करें। इसमें बोला जा रहा है, आप इसे देखिए, 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड यानी ये वाला देखना है, 353 केल्विन यानी 54 को ध्यान देना, ठीक। तो ये जो 54 ग्राम है इसी की बात करी जा रही है। तो क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़िए, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करते हैं और फिर इसे हम लोग कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो बताओ क्या होगा। अब आप ऐसे समझिए, आंसर तो एक लाइन में ये होगा कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को ठंडा छोड़ देने पर
पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल प्राप्त होगा, यानी रवा प्राप्त होगा। अब क्यों प्राप्त होगा ये हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन 353 केल्विन पर बनाया गया है। ठीक, 353 केल्विन कितना हो जाता है, अगर आपको याद हो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है और यहाँ पे 353 केल्विन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके आसपास तो ज़रूर है। ठीक, तो ये 70-80 कम से कम डिग्री सेंटीग्रेड की तो बात हो ही रही होगी, इसके आसपास है। ठीक, तो आप ये समझिए ना, अगर हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं। ठीक, देखिए आपको फार्मूला पता होगा, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ से कितना टेम्परेचर है हम आपको बता देंगे। ठीक, केल्विन हमें कितना दिया गया है, 353। जिनको नहीं पता वो लोग निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक, प्लस 273, तो यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या जाएगा, ये इधर जाएगा 353 माइनस 273 हो जाएगा, घटाएंगे क्या मिलेगा 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से 7 जाएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। यानी जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड का जो संतृप्त विलयन बनाया गया है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया गया है, जो कि कमरे के तापमान से काफ़ी कम है। आपको पता होगा कमरे का तापमान हमारा एवरेज मतलब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे कमरे का तापमान हमारा 20 से 25 सेंटीग्रेड होता है, और जो विलयन तैयार किया गया है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैयार किया गया है। सोचो कितना डिफरेंस है। तो घुलनशीलता जो है आपको पता होगा कि तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है और तापमान घटने पर जो है घुलनशीलता कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब हम लोग विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा छोड़ देते हैं तो उस समय क्या होता है कि घुलनशीलता कम होने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर रूम का कम है, तो घुलनशीलता कम होने के कारण उसमें घुला हुआ पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण हो जाता है, यानी वो क्रिस्टल बन जाता है। सिंपल सी बात ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड है ना, हाँ, जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसका विलयन तैयार किया गया, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका क्रिस्टल बन जाएगा। कारण ये है क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है और हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे घुलनशीलता कम होता है। यानी रूम टेम्परेचर पर उसकी घुलनशीलता कम होने के कारण वो क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का अवलोकन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। इसमें बोला जा रहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टेबल, पहले तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये जो भी टेबल बनाया गया है ये घुलनशीलता को ही बता रहा था। ठीक, प्रज्ञा ने अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा है। तो बोला जा रहा है कि 273 केल्विन पर पदार्थों की जो अलग अलग घुलनशीलता है इसको लेकर के पूछा जा रहा है कुछ सवाल। ठीक, तो आप समझ गए ना क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, अलग अलग 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, यानी उसे अच्छे से चेक करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। बोला जा रहा है कि 293 केल्विन पर, यानी इस वाले डेटा को देखें ध्यान से, 293 केल्विन पर कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा घुलनशील है ये पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम घुल रहा है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा क्या है, 37 ग्राम है, यानी अमोनियम क्लोराइड है। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम जल की बात हो रही थी, याद होगा आपको, तो 100 ग्राम जल में घुलने की बात हो रही थी। तो 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट जो है 32 ग्राम घुलता है, वहीं पर 100 ग्राम जल में अमोनियम क्लोराइड जो है 37 ग्राम घुलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता ज़्यादा है, तभी उतने ही पानी में ये ज़्यादा घुल जा रहा है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता ज़्यादा है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड।
यानी 37 ग्राम। ठीक, स्पष्ट रूप से ये देखो डेटा यहाँ पर भी लिख दिया गया है। स्पष्ट रूप से 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता अधिक है, अतः अमोनियम क्लोराइड इस तापमान पर सबसे अधिक घुलनशील होगा। क्लियर। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन डी है हमारा, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है लवण की घुलनशीलता बढ़ती है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है घुलनशीलता कम हो जाती है। क्लियर। यानी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे घुलनशीलता जो है वो बढ़ेगा। जब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो घुलनशीलता जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है कि हमें कुछ परिभाषाएं बतानी है, उसके उदाहरण सहित बतानी है, उसकी व्याख्या करनी है। पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है शुद्ध पदार्थ, तीसरा कोलाइड, चौथा निलंबन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है, इसकी व्याख्या करते हैं और इसका उदाहरण देते हैं। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जब विलयन में अब और अधिक हम लोग विलेय को नहीं घोल सकते, जैसे चीनी और पानी में, पानी हमारा क्या है, विलायक है, और तो हम लोग अगर इस विलायक में यानी इस पानी में या इस पूरे विलयन में अब हम विलेय को यानी चीनी को अब और ज़्यादा नहीं घोल सकते, एक लिमिट होगी ना। तो जब वो घुलना बंद हो जाए तो उस चीज़ को हम लोग उस टाइम पे उस विलयन को हम लोग कहते हैं कि संतृप्त विलयन है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जितना चीनी घुल सकता है पानी में अगर हम उतना ही डालते हैं तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर। दूसरा है क्वेश्चन कि शुद्ध पदार्थ क्या है। अच्छा, इसमें उदाहरण की बात की गई है, यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखा गया है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा कि जब हम लोग चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, जैसे कि उसमें उस पानी में जितना चीनी घुल सकता है उसको हम लोग बोलेंगे कि संतृप्त विलयन है। ठीक। अगर उससे कम चीनी डालेंगे तो असंतृप्त विलयन हो जाएगा, और इतना चीनी डाल दिए कि अब घुल ही नहीं पा रहा है तो वो अति संतृप्त विलयन हो गया। क्लियर। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये बात सही है। हम लोगों ने जब शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पढ़ा था चैप्टर में तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक। उन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबकी सेम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए सोना, चांदी इत्यादि। अगर आपको पता हो तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि पदार्थ हमारे दो तरीके के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, तत्व और विलयन, तत्व और यौगिक पढ़े थे। तो यानी अगर तत्व होगा कोई या यौगिक होगा तभी वो शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, H2O क्या है हमारा यौगिक है, तो ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक। NaCl हो गया, ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ होगा। तो यानी जिनका जिनका फार्मूला होगा या तो उनका कोई सिंबल होगा या उनका कोई केमिकल फार्मूला होगा, वो सभी हमारे शुद्ध पदार्थ होंगे। क्लियर। सोने का भी हमारा सिंबल होता है Au, चांदी का भी हमारा सिंबल होता है Ag। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा हर चीज़ का सिंबल होता है, और जिस जिस चीज़ का सिंबल होता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। ये मैं आपको एकदम याद करने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट तरीका। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं सी, कोलाइड की परिभाषा। कोलाइड विलयन वे हैं, मतलब कोलाइड विलयन वे होते हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जो हमारा कोलाइड विलयन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने अच्छे से बात किया था कि जो कोलाइड होता है, कोलाइड विलयन होता है, ये विलयन के कणों से बड़ा होता है लेकिन कोलाइड से छोटा होता, निलंबन से छोटा होता है। यानी सबसे पहले आता है हमारा
विलयन, सबसे छोटे कण विलयन के होते हैं। एक सेकेंड, सबसे छोटे कण जो है विलयन के होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं कोलाइड के, ठीक, कोलाइड के, और फिर आते हैं हमारे निलंबन, ठीक। तो ये है कणों का आकार, निलंबन, निलंबन। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक, हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है, ठीक। तो विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर के आसपास होता है और निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो यानी अगर विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में है तो उस विलयन को हम लोग बोलेंगे कोलाइडी विलयन, ठीक। इनके विलेय के कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये बात सच है, क्योंकि जो कोलाइड के कण होते हैं वे विलयन से बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े नहीं होते कि हम खुली आंखों से उसे देख सकें, ठीक। तथा ये स्थायी होते हैं, ये बात सही है कि ये स्थायी होते हैं। स्थायी विलयन क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। जैसे चीनी पानी का घोल है, अगर हम इसको घोल करके काफ़ी देर तक रख दें तब भी चीनी पानी का जो शरबत है वो शरबत ही रहेगा। तो ये हमारा स्थायी विलयन हो गया। जो अस्थायी विलयन होता है वो होता है जैसे मिट्टी और पानी का घोल हो गया, अगर हम काफ़ी देर तक इसे रख देंगे तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और पानी हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा अस्थायी विलयन हो गया, ठीक। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कोलाइड की, तो कोलाइड जो है हमारे वो स्थायी विलयन होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा कोलाइडी विलयन में जो है टिंडल इफेक्ट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोलाइड का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, दूध हो गया, रक्त हो गया, फेस क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी हमारे कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं निलंबन की परिभाषा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक। अच्छा, अब आप लोग से पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सब लोग, जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे वही लोग कमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि कोलाइडी विलयन समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण है, ठीक। कमेंट में हम आपको इसका जवाब देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। ये बात सच है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और इसके जो विलेय के कण होते हैं वो कभी घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समिष्ट में निलंबित रहते हैं, यानी पानी में लटके रहते हैं। माध्यम यानी जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, जैसे मिट्टी और पानी का घोल हो गया, तो हम लोग पानी में मिट्टी को घोलते हैं तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, पानी के कण में जाके लटके रहते हैं, यानी निलंबित रहते हैं, ठीक। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। पानी और मिट्टी का घोल है तो हम मिट्टी हम देख सकते हैं और पानी को भी देख सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी यह अस्थायी विलयन होता है, जैसा हमने अभी बात किया था, ठीक। जैसे कीचड़ का पानी हो गया, रेत का पानी हो गया, चाक तथा पाउडर का मिश्रण हो जाए, चाक तथा पानी का मिश्रण हो जाए, पानी में चूना पत्थर मिला दें यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण कर दें, तो ये सभी हमारे जो है निलंबन के उदाहरण हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें, यानी अलग अलग करें। सोडा जल हो गया, लकड़ी, बर्फ़, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिन्हें हमें समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है ये बताना है। तो देखते हैं क्या क्या समांगी मिश्रण है। सोडा जल, ये हमारा समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में एकदम अच्छे से घुल मिल जाए और अलग अलग ना हो, ठीक, पता ना चले, वो एक तरीके का हमारा समांगी मिश्रण होता है। जिनके रासायनिक कण एक समान होते हैं, ये भी कह सकते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो सोडा जल हमारा समांगी मिश्रण में आ जाएगा, बर्फ़ भी हमारा समांगी मिश्रण में आएगा, वायु भी समांगी मिश्रण में आएगा, सिरका भी, और छनी हुई जो चाय होती है वो भी हमारी समांगी मिश्रण होगी। क्लियर। विषमांगी मिश्रण में क्या आएगा, लकड़ी और मिट्टी। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है। अगर आपको यही पता चल जाएगा कि समांगी मिश्रण कौन कौन से हैं तो बाकी जो बचेंगे वो ऑटोमेटिक विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। क्लियर।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि आपको दिया गया जो रंगहीन द्रव है वह शुद्ध जल है। ठीक, अगर हम आपको एक रंगहीन द्रव दे दें, मतलब उसका कोई कलर ना हो, तो आप किस तरीके से ये जांचेंगे कि ये जो है शुद्ध जल है, मतलब आप कैसे चेक करेंगे ये शुद्ध जल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि वायुमंडलीय दाब पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक फिक्स होते हैं। आपको पता होगा कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, पहले तो आप यहाँ से एक लाइन ये याद कर लीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता था, कि शुद्ध पदार्थ का जो क्वथनांक होता है और जो गलनांक होता है, यानी जो इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और जो इसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं शुद्ध पदार्थों के। तो अगर ये पानी हमारा जो हमको दिया गया है, हमें नहीं पता क्या है, अगर ये शुद्ध पदार्थ है यानी अगर ये पानी है, तो जब हम इसे उबालेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा, क्योंकि हमें पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो अगर ये खौल जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा शुद्ध पानी है। क्लियर। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं खौलता है तो हम कह देंगे ये पानी नहीं है, यानी शुद्ध पानी नहीं है। क्लियर, बस इतनी सी बात है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, शुद्ध पदार्थ हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार फिर से आप जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो अति कर दिए हैं, अब उनके लिए मैं बताना ही पड़ रहा है कि शुद्ध पदार्थ आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अगर कोई पदार्थ तत्व है या फिर यौगिक है तभी वो शुद्ध पदार्थ होगा, अदरवाइज अशुद्ध होगा। और अगर तत्व होगा यानी वो उसका कोई सिंबल होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। ठीक। और यौगिक होगा तो उसका कोई फार्मूला होगा, जैसे NaCl, H2O, NH4Cl। ठीक, इस तरीके से होगा। यानी जिनका या तो सिंबल होगा या तो फार्मूला होगा वही हमारे शुद्ध पदार्थ होंगे। यहाँ से हमें इतना पता चल गया। ठीक, अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। देखिए, बर्फ़ हमारा शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है H2O। नीचे हम लोग सॉलिड लिखते हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। लोहा हमारा शुद्ध पदार्थ होगा क्योंकि इसका सिंबल होता है आयरन, Fe। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी हमारा जो है यौगिक होता है, यानी शुद्ध पदार्थ है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा जो है यौगिक है, तो ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। पारा Hg ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसका सिंबल होता है। तो ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका जिनका फार्मूला होता है या सिंबल होता है, सबसे सरल शब्दों में बता रहा हूँ, जिनका या तो फार्मूला होता है या तो उनका सिंबल होता है वही हमारे शुद्ध पदार्थ होंगे। बस। क्लियर, बाकी सब अशुद्ध होंगे। आप क्वेश्चन नंबर D देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये सारे पदार्थ शुद्ध हो गए तो जो बाकी के बचे हैं आपके क्वेश्चन में वो अशुद्ध पदार्थ होगा। ठीक, जैसे वायु, लकड़ी, ईंट, ठीक, और दूध, ये सब आपके अशुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। अब एक बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, विलयन आपका समांगी मिश्रण होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक, विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण वो होता है जो आपस में जिनके कण एकदम से घुल मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि विलयन कौन कौन से हैं। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला और सोडा जल, ये 5 चीज़ें दी गई हैं। इसमें से हमें विलयन की पहचान करनी है। तो जो हमारा समुद्री जल है और सोडा जल है, सिर्फ यही हमारा विलयन है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमारी ठोस अवस्था में है। जैसे हमारा मिट्टी हो गया तो ये ठोस अवस्था में है, तो इसके कण आपस में एकदम घुले मिले नहीं होंगे, तो ये हमारा विलयन नहीं होगा। समुद्री जल, ये जल है तो जल में जो भी होगा एकदम मिला घुला मिला होगा, तो ये समांगी मिश्रण होगा, तो विलयन हो जाएगा। वायु में बहुत सारी चीज़ें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, कंकड़ वगैरह भी रहती हैं, तो ये इसमें समांगी मिश्रण नहीं हो सकता। ठीक, ये भी समांगी मिश्रण होगा, तो ये विलयन नहीं होगा। कोयला का भी वही हाल है, ये ठोस पदार्थ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होंगी जो अच्छे से नहीं मिली होंगी, यानी ये विषमांगी मिश्रण है। तो जो समांगी मिश्रण है वो है समुद्री जल और सोडा, और यही दोनों हमारे विलयन होंगे। क्लियर। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से
कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट किस में दिखता है। हम लोगों ने विलियन पढ़ा था, कोलाइडी विलियन पढ़ा था और निलंबन पढ़ा था। तो आपको पता होगा कि कोलाइडी विलियन में ही सिर्फ टिंडल इफेक्ट दिखता है हमको, ठीक, अच्छे से। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कोलाइडी विलियन है। जो कोलाइडी विलियन होगा उसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा। पहला है नमक का घोल, दूसरा है दूध, तीसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन, चौथा है स्टार्च विलयन, ठीक। तो जो हमारा दूध है वो हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है, यानी इसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा। दूसरा स्टार्च विलयन, ये भी हमारा कोलाइडी विलयन है, ठीक। तो दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन है, इस वजह से इनमें हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक। ये चीज़ जब हम लोग कोलाइडी विलयन पढ़ रहे थे तब हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि कोलाइडी विलयन क्या है, उसकी क्या कौन से एग्जाम्पल हैं। तो दूध, स्टार्च विलयन, रक्त वगैरह ये सब कोलाइडी विलयन में ही आते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। अब फिर से बात, तत्व जो होगा उसका सिंबल होगा, अगर यौगिक होगा तो उसका केमिकल फार्मूला होगा, जो बचेगा उसके बाद आपका मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 ही देखना है, ठीक। तो सोडियम को देखते हैं, ए दिया गया सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, यानी ये हमारा तत्व हो गया। मिट्टी, मिट्टी का ना ही कोई सिंबल होता है ना कोई फार्मूला होता है, तो बचा हमारा ना ही तत्व होगा ना ये यौगिक होगा, तो क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। क्लियर। चीनी का घोल, चीनी के घोल का तो कोई मिश्रण नहीं, कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता, तो ये भी हमारा मिश्रण हो जाएगा। चांदी, आपको पता होगा कि इसका जो है सिंबल होता है और जिसका सिंबल होता है वो तत्व होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला यानी ये यौगिक है। टीन, आपको पता होगा कि ये तत्व है, ठीक, जिसको रांगा भी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है सिलिकॉन, SI, ये भी तत्व हो जाएगा, ठीक। कोयला, कोयला हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का तत्व हो जाएगा, क्योंकि कोयला क्या होता है हमारा, कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक, एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, ठीक, कार्बन यानी C, ये क्या हो गया हमारा तत्व हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, चूंकि कोयला कार्बन का एक रूप है अतः एक तत्व है, ठीक। कोयला, आप लोग कोयले को याद रखिएगा कि कोयला हमारा तत्व है, जब बात होगी तब रीजन ये होगा, क्योंकि कोयला जो है कार्बन का एक रूप है, ठीक, एलोट्रॉप होता है ये। वायु देख लेते हैं, वायु आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, और वैसे भी कह सकते हैं कि वायु का ना कोई फार्मूला होता है ना ही कोई सिंबल होता है, तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि वायु में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस, सारी गैसें मिली हुई होती हैं, ठीक। साबुन क्या होगा, हमारा यौगिक होगा, क्योंकि साबुन का ना कोई फार्मूला होता है ना ही कोई सिंबल होता है, ठीक। मीथेन, ये हमारा यौगिक हो जाएगा, CH4, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, और जिसका फार्मूला होता है वो यौगिक होता है। सॉरी, जो हमारा साबुन है, हमने क्या बोला था कि इसका नहीं होता, साबुन का फार्मूला होता है, ये आप हमने ध्यान नहीं दिया, साबुन का फार्मूला होता है, जब आप आगे पढ़ेंगे इसका फार्मूला बहुत बड़ा होता है, साबुन का फार्मूला क्लास 11th में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साबुन का फार्मूला होता है, हमने गलती से बता दिया कि नहीं होता है, साबुन का फार्मूला होता है और बहुत बड़ा होता है, तो ये भी हमारा यौगिक हो जाएगा, ठीक। मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। रक्त का कोई फार्मूला नहीं होता ना कोई सिंबल होता है, तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको। जिस पदार्थ का कोई या तो सिंबल हो या तो उसका कोई केमिकल फार्मूला हो, तभी वो हमारा तत्व होगा या यौगिक होगा, नहीं तो हमारा मिश्रण हो जाएगा। तत्व वो होगा जिसका सिंबल होगा, जिसका केमिकल फार्मूला होगा, यानी 2 तत्वों से मिलकर के बना होगा, वो हमारा यौगिक होगा, और जिसका कुछ नहीं होगा वो हमारा बचेगा, तो मिश्रण हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। रासायनिक परिवर्तन मैं आपको एक बार बता दूं, ऐसे सभी परिवर्तन जिसके परिवर्तन के बाद उसका पदार्थ चेंज हो जाए, यानी उसका केमिकल चेंज हो जाए। जैसे हम लोग कागज़ को जला देते हैं
तो कागज़ को जलाने के बाद कागज़ और राख ये दोनों अलग अलग पदार्थ बन गए हैं, ठीक, यानी नए केमिकल का निर्माण हो गया है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या कई बार इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। या ऐसे सभी परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद वापस नहीं ला सकते, जैसे राख से हम लोग कागज़ को वापस से नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके के जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम लोग एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, पौधों की जो वृद्धि है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना, खाना बनाना, भोजन का पचना, जल से बर्फ़ बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी में आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। तो जो रासायनिक परिवर्तन है हमने अलग से लिख दिया है। देखिए, पौधे में वृद्धि होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर मान लो पौधा एक बार बड़ा हो गया, क्या हम चाह करके भी उस पौधे को छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो छोटा तो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि नहीं सर ऐसे ऐसी टेक्निक आ गई हैं और ये वो चीज़ें हो चुकी है एडवांस लेवल पर कि सब हो सकता है, उस लेवल पर बात नहीं कर रहा मैं, एज जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक। जो प्रैक्टिकल होता है, जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेट करके। लोहे में जंग लगना, आपको पता होगा जब लोहे में एक बार जंग लग जाता है तो वो उसमें छोटे छोटे रवादार हो जाता है, तो उसको मिला करके हम वापस लोहा नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। खाना पकाना, आपको पता है जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें से क्या होता है भाई, कुछ गैसें निकलती हैं, वाष्प बनता है, पानी हमारा खौल करके जो है वो चला जाता है, वाष्प बन जाता है और भोजन हमारा पक जाता है। तो भोजन पकने के बाद फिर कच्चा भी नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक, यानी ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पचना, ये भी सच है कि भोजन एक बार अगर पच जाए, जैसे हम लोगों ने क्या किया, दाल और चावल को खाया, लेकिन खाने के बाद अंदर जाकर क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बट जाता है। तो क्या उस छोटे टुकड़े को मिला करके हम फिर से वही दाल चावल बना सकते हैं जो खाने से पहले था? नहीं बना सकते, यानी ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। और मोमबत्ती का जलना हो गया। अगर मोमबत्ती जलता है तो उसमें आपको पता होगा कि जलने के बाद जो बचता है, हालांकि वो भी जलता है, तो ये जो मोमबत्ती का जलना है ना, ये भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में इस वजह से आता है क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है, जलने के बाद जो बचता है वो भी जलता है फिर, यानी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके से देखें कि जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से आग निकलता है, यानी ऊष्मा निकलती है। उसमें से क्या होता है, लाइट भी निकलता है, हमें प्रकाश भी मिलता है। उसमें से गैस भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, ठीक। तो क्या हो गया कि जो हमारा मोमबत्ती से हीट मिला, हमको लाइट मिला और वहाँ से गैस भी निकली, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक। तो इस वजह से मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में आता है, ठीक। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जो भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सेम कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिलता है, ठीक। तो आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।